गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ेंगे यह मिडाइवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारतीय इतिहास का टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी। ये खिलजी वंश का दूसरा शासक है अलाउद्दीन खिलजी और यह एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग देखेंगे कि इसमें आगे जब आपको मैं समझाऊंगा कि देखें कि किस तरह से दिल्ली सल्तनत से और अलाउद्दीन खिलजी से मात्र सभी एग्जामों में यूजीसी नेट ऑप्शनल सब्जेक्ट में सीटेट में किस तरह से प्रश्न पूछ रखा है यहां से और किस तरह से पढ़ें कि यह बिल्कुल आसान हो जाए। यहां से आपका प्रश्न करना आपके लिए काफी सरल हो जाए। तो खेल ही खेल में आपको ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। केवल यही नहीं, यदि आप पूरे दिल्ली सल्तनत, जैसे मैंने क्रम जो बताया है कि सबसे पहली क्लास आप कहां से शुरू करें, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद से आप पढ़ें किसको, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ऐसे क्रम करके यदि आप पढ़ें तो इतिहास आपके लिए बिल्कुल सरल और आसान हो जाएगा। देखें, इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको ये डेट आवर जो है नाम किस तरह से याद करने हैं। आपको यहां मैं ये सारी चीजें बताऊंगा और ये भी समझाऊंगा कि किस तरह से आप थोड़ी सी बातों को यदि क्रम वाइज समझते हैं तो बहुत सारे प्रश्नों का आंसर देने की काबिलियत आप में उत्पन्न हो जाएगी। तो देखें, अब हम चलते हैं, आज पढ़ेंगे खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी के विषय में। आप जान रहे हैं कि खिलजी वंश, पिछली क्लासों में हम लोगों ने किस वंश के विषय में पढ़ा, तो गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश था गुलाम वंश, जिसका टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1290 तक था। दिल्ली सल्तनत पर राज्य करने वाला यह दूसरा वंश है जिसे खिलजी वंश कहते हैं और इसका टाइम पीरियड है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। इस वंश का जो प्रथम शासक था वो जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में की थी और इसकी हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बनता है। इसी को हम समझेंगे किस तरह से। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी, इसका जो मूल नाम है अलाउद्दीन खिलजी का, यह क्या है, तो अली या गुरसप्पा, अली या गुरसास या गुरसप्पा, अली या गुरसप्पा नाम से यह जाना जाता है। इसका बचपन का नाम है, मूल नाम है अली या गुरसास। क्लियर हुआ? अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का मूल नाम क्या है, अली या गुरसास, अलाउद्दीन खिलजी। आप यहां देखें, दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड दिल्ली सल्तनत का है 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। इस दिल्ली सल्तनत का यह दूसरा वंश है। पहला वंश है गुलाम वंश, दूसरा वंश है खिलजी वंश, जो 1290 से लेकर 1320 तक राज्य करेगा। इस खिलजी वंश का यह शासक, दूसरा शासक है अलाउद्दीन खिलजी। पहले शासक के विषय में इसकी पिछली क्लास में हमने पढ़ रखा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्रम से मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे रखा है कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, दिल्ली सल्तनत का क्लास 1 कौन सा होना करें, पहले उस 2 करें, 3 करें, ऐसे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां से जाकर उस लिंक पर जा सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर मध्यकालीन भारतीय इतिहास से इसे देख सकते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड है 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। आपको याद हो गया होगा, आपने देखा इसका मूल नाम क्या है, तो मूल नाम है अली या गुरसास या गुरसप्पा। क्लियर है? अब देखें, यह जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा दामाद है। यह जलालुद्दीन खिलजी का, यानी खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी जो है, इसका यह भतीजा है और यह जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह भी अलाउद्दीन खिलजी से कर रखा है, इसलिए यह दामाद भी हुआ। क्लियर हुआ? तो यह भतीजा भी है और दामाद भी है। किसका? तो पूर्व सुल्तान, इससे पूर्व जो सुल्तान है जलालुद्दीन का। अब देखें कि शासक बनने के पहले यह बदायूं, कहां का? उत्तर प्रदेश, बदायूं का यह सूबेदार था। जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को सूबेदार बना रखा है, कहां का? बदायूं का। अब देखिए, 1294 ईस्वी में सूबेदार
जब यह सूबेदार है, सूबेदार रहते हुए यह देवगिरी के क्षेत्र को विजित कर लेता है, जीत लेता है और दिल्ली सल्तनत में इसे देवगिरी क्षेत्र को जीतकर शामिल कर देता है। अब अपने इस सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी की द्वारा किए गए इस विजय अभियान से काफी प्रभावित होता है कौन? सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी को पारितोषिक देने, उपहार देने, खुश होकर उसे उपहार देने के लिए जाता है। कहां? तो सुल्तान इससे मिलने के लिए लुद्दीन जाता है कड़ा मानपुर। देखेंगे ये जगह है कड़ा मानपुर। अब जलालुद्दीन खूब प्रसन्न है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विजित कर देवगिरी को विजित करने के फलस्वरूप। अब यह जाता है इसे उपहार देने के लिए। उत्तर प्रदेश में कड़ा मानपुर जगह है इलाहाबाद के पास, प्रयाग के पास। तो प्रयाग यह पहुंचता है, उत्तर प्रदेश प्रयाग में जलालुद्दीन। अब यहां कड़ा मानपुर जब जलालुद्दीन पहुंचता है तो यह धोखे से जलालुद्दीन की हत्या कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा या ससुर, दोनों रिश्ता है इससे, तो और सुल्तान भी है। इस जलालुद्दीन खिलजी की हत्या जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कौन? 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। क्लियर हुआ? यहां तक समझ गए? शॉर्टकट में इसे समझे कि यह अलाउद्दीन खिलजी जो है, यह जलालुद्दीन खिलजी का, जो जलालुद्दीन खिलजी पूर्व खिलजी वंश का संस्थापक है और सुल्तान है, इसका दामाद भी है और भतीजा भी है। क्लियर हुआ? अब इसका मूल नाम आप जान गए, अली या गुरसास्प है। अब देखिए कि 1294 ईस्वी में, ठीक है, यह क्या करता है? देवगिरी को जीत लेता है। यह एक सूबेदार है। जलालुद्दीन खिलजी ने इसे बदायूं का, कहां का सूबेदार बना रखा है? बदायूं का सूबेदार बना रखा है। अब यह सूबेदार रहते हुए 1294 ईस्वी में इसने किस प्रदेश को जीत लिया? तो देवगिरी क्षेत्र को जीत लिया है। और इससे सुल्तान काफी इस पर मेहरबान है, काफी इससे प्रसन्न है इसकी इस एक्टिविटी से। और सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी यह निर्णय करता है कि मैं स्वयं जाकर सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी को जो है सम्मानित करूंगा, उपहार दूंगा। और उसे सम्मानित करने के लिए जलालुद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के समीप कड़ा मानपुर नामक स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी से मिलने जाता है। धोखे से अलाउद्दीन खिलजी वहीं पर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। क्लियर हो गया? 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बन गया। यह खिलजी वंश का दूसरा शासक है। सुल्तान बनते ही सेना को अस्थायी कर देता है। इसके पास विशाल सेना है और इस विशाल सेना को यह नियमित करता देता है, रेगुलर कर देता है। अभी तक जो भी गुलाम वंश के जितने शासकों के विषय में पढ़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, इल्तुतमिश, बलबन, किसी ने भी अस्थायी सेना नहीं रखी थी। तो अस्थायी सेना रखने की शुरुआत दिल्ली सल्तनत का यह शासक अलाउद्दीन खिलजी शुरू करता है। दूसरी इसकी विशेषता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के वेतन जो हैं इसे नियमित कर दिया। क्या कर दिया? सैनिकों के जो वेतन हैं, इसे वेतन को निश्चित कर दिया है। बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। अब देखें कि यह सैनिकों के वेतन को नियमित कर दिया और निश्चित भी कर दिया है। अब देखिए घोड़े दागने, अभी सैनिकों के संबंध में काफी सुधार करता है। एक तो अस्थायी सेना रखने की शुरुआत करता है, सैनिकों के लिए नियमित वेतन देने की शुरुआत करता है, रेगुलर मंथली वेतन देना शुरू करता है। इसके पहले मंथली वेतन सैनिकों को नहीं दिया जाता था, कोई भी सुल्तान मंथली वेतन नहीं देता था। घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू करता है। अब देखें कि यह भी ध्यान रखता है कि जो इसने व्यवस्था, बड़ी सी सेना की व्यवस्था की है, तो
उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रहे, इसके लिए यह घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू करता है। यानी कि घोड़े पर एक निशान लगा देगा, जिससे कि जो घुड़सवार सैनिक हैं घोड़े को एक ही घोड़े को बार बार दिखाकर सुल्तान से कि सल्तनत के खजाने से पैसे की ठगी न करे। ठीक है, तो उच्च क्वालिटी का घोड़ा रहे और एक ही घोड़े को कई बार न दिखाया जा सके, इसलिए घोड़े को दागने की प्रथा शुरू किया है। उस पर एक निशान मुहर लगा देता है। क्लियर हुआ? इसके बाद से हुलिया। ये हुलिया क्या है कि सैनिक, जैसे कि एक घोड़े पर कितने सवार रहेंगे, तो सैनिकों की यह हुलिया लिखता है। जिस घोड़े को दागा, घोड़े का नंबर दिया, उसके बाद से उस घोड़े से जो सैनिक जुड़ा हुआ है उस सैनिक की हुलिया लेता। हुलिया मीन्स कि इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, इसका वेट कितना है, इसके चेहरे पर कोई मार्क है तो कैसा है, ये सारा हुलिया रखने की शुरुआत कि सैनिकों में कोई गड़बड़ी नहीं हो, धांधली नहीं हो। ये नहीं हो कि 10 सैनिक और 2 घोड़े रखे और वो पैसा वसूल करे सुल्तान से 20 घोड़ों का, 100 सैनिकों का। इसलिए घोड़ों को दागने यानी निश्चित कर दिया कि 1 नंबर घोड़ा यदि राम चला रहा है तो राम की हाइट इतनी है, ये थी। कभी भी अगर उसे जरूरत पड़ेगा तो इसकी जांच कर सकता है सुल्तान। तो सैनिकों को घोड़ों को दागने और हुलिया प्रथा, सैनिकों की हुलिया रखने की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी करता है। बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू करता है। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण व्यवस्था, मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू करने वाला दिल्ली सल्तनत का इकलौता सुल्तान है। अभी ब्याज नियंत्रण में क्या करता है, बाजार नियंत्रण में क्या करता है कि सभी वस्तुओं का मूल्य यह निश्चित कर देता है। सभी वस्तुओं का मूल्य निश्चित कर देता है। माप के जो पैमाने हैं उसको जो है बिल्कुल सभी माप के पैमानों की जांच कराता है और माप के पैमानों में जो भी गड़बड़ियां होती हैं उसे खत्म करने का प्रयास करता है। और इसने सख्त आदेश दे रखा है व्यापारियों को कि यदि माप तौल में किसी भी तरह की धांधली की गई, किसी भी तरह की गलती की गई कस्टमर के साथ, यानी जो क्रेता हैं उनके साथ, यदि विक्रेताओं ने किसी भी माप तौल के स्तर पर किसी भी तरह की धांधली की, तो उतना, यदि 2 केजी किसी ने चावल खरीदा और उसको 1.5 केजी ही चावल व्यापारी देता है, तो सुल्तान उसे दंड देगा। कि किस तरह से दंड देगा कि ½ केजी मांस उसके शरीर से निकलवा लेगा। यदि माप तौल में यदि किसी व्यापारी ने किसी भी तरह की धांधली की तो उसका मांस निकलवा लेगा। वस्तुओं का, सभी वस्तुओं का मूल्य निश्चित कर दिया सुल्तान ने, ये जिससे कि इस काल की अर्थव्यवस्था काफी सुदृढ़ भी हुई। विशाल सेना रखा है, सैनिकों को काफी कम वेतन देता है और इसी वेतन में उनका दैनिक जीवन जो है सुचारू रूप से संचालित हो सके, उनके भोजन वस्त्र आवास की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो रोजमर्रे की वस्तुओं की प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए बाजार नियंत्रण लागू करना अलाउद्दीन खिलजी की एक मजबूरी भी है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया है। अभी तक आपने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद है। जलालुद्दीन खिलजी के समय यह बदायूं का सूबेदार था। इसने देवगिरी क्षेत्र को 1294 में जीत लिया। इससे काफी खुश हुआ सुल्तान और इसे पारितोषिक देने के लिए, उपहार देने के लिए, इससे शाबाशी देने के लिए, ठीक है, सुल्तान इससे मिलने स्वयं जाता है। कहां? उत्तर प्रदेश के बदायूं, उत्तर प्रदेश के कड़ा मानपुर नामक स्थान पर उससे मिलने जाता है, जो आज इलाहाबाद के पास स्थित है। कड़ा मानपुर में ही 1296 ईस्वी में धोखे से अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है और दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। सुल्तान बनने के साथ ही यह सैन्य व्यवस्था को अस्थायी कर देता है। एक विशाल सेना रखता है। यह सैनिकों को नियमित वेतन देने की शुरुआत करता है। दिल्ली सुल्तानत का इकलौता सुल्तान है जो सबसे पहली बार सैनिकों को नियमित वेतन देने की शुरुआत करता है। सेना में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हो, बिल्कुल सेना का जो संगठन हो वो बिल्कुल वास्तविक रूप से हो, इसमें किसी भी तरह की धांधली ना हो। इसलिए ये घोड़े को दागने यानी घोड़े पर एक मार्क लगाने और हुलिया प्रथा शुरू करता है, यानी सैनिकों की हुलिया रखने की शुरुआत करता है।
बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू करता है। अब इधर समझेंगे थोड़ा सा कि अब यहां तक तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अब यह बाजार नियंत्रण व्यवस्था को सफल बनाने के लिए क्या करता है, कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करता है। बिल्कुल ये याद रखेंगे। पीजीटी एग्जाम, उत्तर प्रदेश पीजीटी जीआईसी एग्जामों के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट में कई बार यहां से सवाल पूछे गए। सहना ये मंडी एक ऐसा अधिकारी है, बाजार का निरीक्षक है, यानी सभी तरह की मंडियों का निरीक्षक है। गल्ला मंडी का निरीक्षक है, वस्त्र का निरीक्षक है, सुगंधित जहां चीजें बिकती हैं उसका निरीक्षक है, दवाइयों का निरीक्षण करता है, जड़ी बूटियों का निरीक्षण, सभी बाजारों का निरीक्षण सहना ये मंडी करता है। क्लियर? यह क्या करता है? सहना ये मंडी कैसा अधिकारी है? तो बाजार का निरीक्षक है। अब किसी तरह का, वो हो सकता है कि कपड़े का बाजार हो, मांस का बाजार हो, तो सभी बाजारों का निरीक्षण सहना ये मंडी नामक अधिकारी करता है। दीवान ए रियासत, यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता है। दीवान ए रियासत नामक अधिकारी सहना ये मंडी बाजार का नियंत्रक है। दीवान ए रियासत नामक अधिकारी व्यापारियों पर नियंत्रण रखता है, उसके मूल्य पर नियंत्रण रखता है, गुप्तचर सूचना देते हैं। इन तीन की बात याद रखेंगे। अगर बाजार में किसी भी तरह की धांधली कोई भी व्यक्ति करता है, इसकी सूचना गुप्तचर देती है। अब देखिए, वस्तुओं के परमिट जारी करने के लिए एक अधिकारी है जिसका नाम है परवान नवीस। परवान नवीस जो है ये क्या है? परमिट देता है। सहना ये मंडी क्या है? बाजार का अधीक्षक है। दीवाने रियासत क्या है? व्यापारियों पर नियंत्रण रखता है। और गुप्तचर, बाजार में यदि किसी भी तरह की धांधली हो रही है, इसकी सूचना सुल्तान तक पहुंचाने का काम गुप्तचर करते हैं। किसी भी वस्तु को परमिट जारी करना है किसी वस्तु का, तो इसका काम कौन करता है? परवान नवीस करता है। बिल्कुल यह हुआ सहना ये मंडी, दीवाने रियासत, गुप्तचर, परवान नवीस। अब देखें, एक और अधिकारी है जो माप तौल को नियंत्रित करता है, मुहतसीब। क्या नाम है इसका? मुहतसीब। क्लियर हुआ? मुहतसीब यह माप तौल को नियंत्रित, तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था से कुछ अधिकारी जुड़े हुए हैं। सहना ये मंडी, दीवाने रियासत, गुप्तचर, परवान नवीस, मुहतसीब। मुहतसीब माप तौल का अधिकारी है। अब देखिए, भू राजस्व व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी के समय आय का सबसे बड़ा, अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा जो हिस्सा होता था, सबसे ज्यादा जो आय जो प्राप्त होती थी सल्तनत को, वह भू राजस्व क्षेत्र से प्राप्त होती थी। और दिल्ली सल्तनत का यह इकलौता सुल्तान है जो कि सभी सल्तनत के सभी क्षेत्रों से भू राजस्व 1/2 लिया है। कितना लिया है? अभी तक जो भी सुल्तान थे उसमें अधिकतम भू राजस्व 1/3 लेते हैं, 1/3 लेते हैं, उपज का 1/3 लेते हैं। कुछ सुल्तान आगे आएंगे उसमें जो कि कुछ मात्र एक निश्चित एरिया, एक निश्चित क्षेत्र पर भू राजस्व 1/2 लेंगे, लेकिन अधिकतम सुल्तान जो सल्तनत काल के हुए वो उपज का 1/3 ही भू राजस्व के रूप में लेते हैं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इकलौता सुल्तान है यह कि पूरे दिल्ली सल्तनत से भू राजस्व कितना वसूल किया? 1/, उपज का 1/2 लेता है। भू राजस्व की वृद्धि के लिए, अब देखें, भू राजस्व 1/2 ले लेता है जो क्षेत्र है। अब ये भू राजस्व और आय सल्तनत का बढ़े, भू राजस्व में और वृद्धि हो, इसके लिए यह क्या करता है? खालसा भूमि का विस्तार करता है। किस भूमि का विस्तार करता है? खालसा भूमि। ये खालसा भूमि क्या है? मौर्य काल जब आप पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था एक सीता भूमि। सीता भूमि उसे कहते थे मौर्य काल में, प्राचीन इतिहास में, कि जो सीधे जो है राज्य के नियंत्रण में जो भूमि होती थी उसे सीता भूमि कहते थे। और इससे आय सीधे सल्तनत राज्य के खजाने में जमा होता था। उसी तरह से यहाँ खालसा भूमि है। खिलजी काल में खालसा भूमि उस भूमि को कहते हैं जिस भूमि पर सुल्तान का यानी सल्तनत का सीधे अधिकार हो और उससे प्राप्त आय सल्तनत के खजाने में सीधे जमा हो। इस खालसा भूमि पर सुल्तान स्वयं कृषि भी कराता है। अब देखिए यहाँ पे कि खालसा का विस्तार कैसे किया। तो ज्यादा कुछ सुल्तानों ने दान दे रखी थी। किस तरह की? मिल्क भूमि, कुछ दानों का नाम है मिल्क भूमि, इनाम भूमि और वक्फ भूमि। इनाम, मिल्क, वक्फ जैसे जो दान दी गई भूमियां थी, इन्हें उसने क्या किया कि सल्तनत में मिला लिया, उन्हें खालसा में तब्दील कर दिया। किस भूमियों को? मिल्क, इनाम और वक्फ जैसे दान
की गई भूमियों को खालसा में तब्दील कर दिया। यदि आपसे प्रश्न पूछता है, कई बार यह प्रश्न पूछ चुका है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान है जिसके समय खालसा भूमि का सर्वाधिक विस्तार हुआ? अलाउद्दीन खिलजी है। क्लियर हुआ? पूछता है कि दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी के समय माप तौल का नियंत्रण करने वाला, निरीक्षण करने वाला अधिकारी मुहतसिब है। अब देखें कि अलाउद्दीन खिलजी अर्थव्यवस्था को, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दो तरह के नए कर लगाता है। ये कर हैं चराई कर, चराई कर या इसे कहते हैं चरही कर। चरही कर ये किससे लेता है? तो यह उन कृषकों से लेता है जो कि सुल्तान की भूमि में का उपयोग चारागाह के रूप में करते हैं, अपने पशुओं को चराते हैं, इसलिए वह इन लोगों से जो मवेशी रखते हैं उनसे चराई कर लेता है। इसके बाद से गढ़ी कर, जिसे घरी कर भी कहते हैं, वास्तु कर है। यह आपने घर बना रखा है, इस घर के लिए, इस जिस भूमि पर आपने घर बनाया है, तो इसके लिए आपको एक टैक्स देना होगा, घरी कर जिसे कहते हैं। किस लिए? कि आपने इस भूमि पर घर बनाया है, इस घर बनाने के लिए आपको बना रखा है, इसलिए आपको एक टैक्स देना होगा जिसे घरी कर या गढ़ी कर कहते हैं। तो घरी कर और चरी कर दो नए कर लगाने का कार्य कौन करता है? तो अलाउद्दीन खिलजी करता है। इसके बाद देखें कि खम्स आपको कई बार बता चुका हूं कि युद्ध लूट में प्राप्त धन को खम्स कहते थे। ज्यादातर सुल्तानों ने इस खम्स में अपना हिस्सा 20% रखा और 80% हिस्सा सैनिकों में वितरित कर दिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसको उलट दिया। इकलौता सुल्तान है जो कि खम्स में 80% हिस्सा सल्तनत के खजाने में जमा कराता है और 20% सैनिकों में वितरित करता है। क्लियर हुआ? तो बिल्कुल याद रखेंगे, खम्स में हिस्सेदारी बदल दिया है, अब 80% सुल्तान स्वयं लेता है। इसके समय में 6 बार मंगोल आक्रमण, काफी मंगोल आक्रमण से यह त्रस्त है और मंगोल आक्रमण से बचने के लिए एक नए दिल्ली का निर्माण किया था इसने। अब देखेंगे इसके विजय अभियान को समझें कि यह अपने विजय अभियान के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। आपने देखा था कि सूबेदार रहते हुए 1294 ईस्वी में इसने देवगिरी को जीत लिया था। 1296 में पुनः जब सुल्तान बनता है तो देवगिरी पर एक बार पुनः आक्रमण करता है और देवगिरी में किस वंश की सत्ता है? तो यादव वंश की सत्ता है। किस वंश की सत्ता है? तो देवगिरी में यादव वंश की सत्ता है और यादव वंश का शासक रामचंद्र देव है। कौन है? रामचंद्र देव को परास्त करता है और देवगिरी पर 1296 में अधिकार कर लेता है। 1298 विजय अभियान है इसका और 1298 ईस्वी में यह गुजरात पर अभियान करता है। कहां करता है? गुजरात के खिलाफ अभियान करता है। गुजरात में 1298 में गुजरात में किस वंश की सत्ता है? जब यह आक्रमण किया है, बघेल वंश की सत्ता है। किसकी? बघेल वंश की। और शासक यहां है कर्णदेव। कौन शासक है? कर्णदेव। तो 1298 में यह गुजरात के बघेल वंशीय शासक कर्णदेव को परास्त कर देता है। जैसे कर्णदेव को सूचना मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात पर आक्रमण कर रही है, कर्णदेव अपनी राजधानी छोड़कर भाग जाता है। यहां से नुसरत खां, यहां एक अलाउद्दीन खिलजी का सेनानायक है नुसरत खां, यहां से मलिक काफूर नामक एक किन्नर को, ठीक है, 1000 दिनार में खरीद कर लाया है। यह आगे अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय अभियान का नेतृत्व संभालेगा, काफी योग्य सेनानायक साबित होगा। मलिक काफूर को यही गुजरात से नुसरत खां ने 1000 दिनार देकर खरीदा है, इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं। यहां देखें 1301 ईस्वी रणथंभौर विजय। रणथंभौर पर चौहान वंश का राज्य था। चौहान वंश के शासक राणा हमीरदेव थे और राणा हमीरदेव को परास्त करता है और रणथंभौर पर अधिकार कर लेता है। रणथंभौर पर जब अलाउद्दीन खिलजी अधिकार करता है उस समय यहाँ की महिलाएं बड़े पैमाने पर जौहर करती हैं। क्या करती है? जौहर। जौहर वो है कि जब भी कोई आक्रांता राजपूत क्षेत्र पर आक्रमण करता तो उस राज्य के हारने के बाद वहां की महिलाएं अग्नि को प्रज्वलित करती और अपनी मान सम्मान की रक्षा के लिए जिंदा अग्नि में प्रवेश कर जाती। इस घटना को, जिंदे अग्नि को प्रज्वलित करना, और सभी महिलाएं इस अग्नि में प्रवेश कर जाती थीं, किस लिए? अपनी मान प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए। इस घटना को इतिहास में जौहर कहते हैं। क्लियर हुआ? तो बड़े पैमाने पर रणथंभौर विजय के सब, जब रणथंभौर के राजा राणा हमीरदेव परास्त हो जाते हैं तो रणथंभौर किले की
जो औरतें हैं उन लोगों ने बड़े पैमाने पर जौहर किया है। अब देखें, ये एक अभियान है चित्तौड़ अभियान, जो इतिहास में काफी प्रसिद्ध अभियान है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का यह चित्तौड़ अभियान कब हुआ है? 1303 ईस्वी में। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक राणा रतन देव हैं और उन्हीं की पत्नी रानी पद्मिनी है, जिसकी कहानी जायसी ने अपनी पुस्तक पद्मावत में की है। इस जायसी मलिक मोहम्मद जायसी 1540 ईस्वी के कवि विद्वान हैं और 1540 में इसमें पद्मावत पुस्तक लिखी और इस पद्मावत में उसने अलाउद्दीन खिलजी और राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी के प्रेम प्रसंग की चर्चा की है। ये कहां तक सत्य है इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये घटना 1303 ईस्वी में आप सोच सकते हैं और पद्मावत जायसी ने कब लिखी है? 1540 ईस्वी में, काफी समय दूरी है। और इस समय एक व्यक्ति है अमीर खुसरो, जो इसी समय चित्तौड़ विजय के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ हैं। अगर ये प्रेम कहानी कुछ होती तो प्रेम कथाकार, कहानीकार, प्रेम काव्यों के लेखक, बहुत बड़े लेखक अमीर खुसरो वही मौजूद हैं। तो पहले रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी की प्रेम कहानी का वर्णन अमीर खुसरो ने किया होता। अब पता नहीं कहां तक सत्य है, लेकिन ये घटना आप स्वयं समझ सकते हैं कि ये तो लेखक है 1540 ईस्वी के, 1540 के समय के ये लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत लिखी है और पद्मावत में जिन्होंने ये अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी की प्रेम कहानी का वर्णन किया है। अब आप समझ सकते हैं, आप स्वयं सोचें कि ये बात सत्य होगी या असत्य होगी। आगे हम चलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र खिजरा खां के नाम पर, इसका पुत्र है अलाउद्दीन खिलजी का खिजरा खां, इसी के नाम पर चित्तौड़ का नाम बदलकर यह खिजराबाद रख दिया है। यह एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जामों में पूछ रखा है कि चित्तौड़ का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रखा है, तो खिजराबाद रख दिया। किसके नाम पर? अपने पुत्र के नाम पर। अब अलाउद्दीन खिलजी का एक दक्षिण विजय अभियान के विषय में थोड़ा सा जान ले। अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे दक्षिण भारत को रौंद दिया है, एक विशाल सेना भेजकर रौंदवा डाला है। अब देखें कि इस दक्षिण अभियान का जो नेता है, यह सेनापति है मलिक काफूर है। याद होगा, नुसरत खान ने इसी मलिक काफूर को गुजरात से 1000 दिनार में खरीद लाया है। यह एक किन्नर है, यह काफी योग्य सेनानायक है। इसने दक्षिण भारत के उन सभी वंशों को पदक्रांत कर दिया है जो कभी अपनी गौरव गाथा के लिए जाने जाते थे, जिसके शासक कभी अपने वीरता के लिए जाने जाते। होयसल, यादव, ककातीय, पांड्य, इन सभी वंशों को इसने परास्त कर दिया। अब देखें, एक गोंडवाना का शासक है जिसका नाम रुद्र प्रताप देव है। याद रखेंगे, 1310 ईस्वी में गोंडवाना के शासक रुद्र प्रताप देव को मजबूर कर दिया है मलिक काफूर ने घुटने टेकने के लिए। रुद्र प्रताप देव अपने सेनापति की एक मूर्त बनाते हैं और सोने की जंजीरों में जकड़कर उसे मलिक काफूर को के सामने पेश करते हैं। उसकी जो है, जिससे मलिक काफूर रुद्र प्रताप देव के क्षेत्र को विजित न करें, पदक्रांत न करें, उन्हें दया की भीख दे दे, उनके क्षेत्र को लौटा दे। इसके लिए रुद्र प्रताप देव अपने सेनापति की एक मूर्त बनाते हैं सोने की, और सोने की जंजीर लगाकर मलिक काफूर को सौंपते हैं कि आप इसे सुल्तान को दें। इतना ही नहीं, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा रुद्र प्रताप देव गोंडवाना के शासक ने ही मलिक काफूर को भेंट किया कि आप इसे ले जाकर अलाउद्दीन खिलजी को भेंट करें मेरे तरफ से। तो आज हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के विषय में बहुत सारी चीजें पढ़ी और एग्जाम के लिए जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी उस पर भी प्रकाश डाला। आप इसे 1-2 बार पढ़ें, क्रम से पढ़ें, आपको बिल्कुल यह आसानी से याद हो जाएगा। जिस तरह से मैंने आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ने की बताई है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके मैंने सभी लेक्चरों की लिंक डाल रखी है। आप यदि क्रम से इस दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे तो दिल्ली सल्तनत आपके लिए आसान हो जाएगा और आने वाले किसी भी एग्जाम में इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा। ये मेरा दावा है। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।